उधर इस्मा राकेश अस्थाना को किडनैप करके उससे पेमा के बारे में सवाल करने लगी थी। जिस तरह से वो राकेश अस्थाना से बार बार पेमा के बारे में सवाल कर रही थी, उससे इतना तो साफ हो चुका था कि इस्मा को पेमा से कुछ चाहिए, तभी वो पेमा को बार बार पूछ रही है। इधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ को उन लोगों ने किडनैप कर लिया था, जिसको उसने एक दिन पहले श्रवण के पैसे बचाने के चक्कर में मारा था। ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही थी। साथ ही साथ इंद्रनगर में राजकुंड में अग्नि प्रज्वलित की जा चुकी थी और सारा राजमहल मंत्रों से गूंज रहा था। राज्य के निवासी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि राज्य रक्षक को भारत का गायब टुकड़ा मिल चुका है और अब बस युवराज रुद्रदेव को राज्य रक्षक की अंगूठी के ऊपर जादुई बारिश करनी है। उसके बाद वो राज्य रक्षक को यहाँ तक लेकर आ सकते हैं। ये तीन घटनाएं भले ही तीन अलग अलग जगहों पर हो रही थी, पर इनका आपस में डायरेक्ट कनेक्शन था। सिद्धार्थ ने गुल्लू की मदद से उन किडनैपर्स को मार दिया था और गुल्लू ने उसकी लाश को निकल लिया था। उस खंडहर के अंदर गुल्लू ने इतनी सफाई से यह काम किया था कि वहां पर देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि यहाँ पर कत्ल हुआ है। सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर वहां से निकल गया था। उसके मन में गुल्लू को लेकर कई सारे सवाल थे, लेकिन वो उन सवालों को वहां रुककर नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि इससे उसे किसी के द्वारा देखे जाने का डर था। लेकिन सिद्धार्थ ये नहीं जानता था कि उसका राज अब खुलना शुरू हो चुका है और गुल्लू को हत्या करते वक्त दो आंखों ने देख लिया है। अब वो आंखें किसकी थी? क्या वो सिद्धार्थ के लिए कोई नया खतरा ला सकती थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है गुल्लू। सिद्धार्थ ने अपनी पीठ पर टंगे गुल्लू से सवाल किया। हमेशा गुल्लू को नीचा दिखाकर बात करने वाले सिद्धार्थ की आवाज में गुल्लू के लिए रिस्पेक्ट दिखाई पड़ने लगी थी। पूछो भाई, गुल्लू ने भी शिष्टता के साथ कहा। तुम अचानक से ऐसे बड़े कैसे हो गए? और वो जो लाशें तुमने निगली, वो कहां गई? सिद्धार्थ ने गुल्लू से अगला सवाल किया। मुझे नहीं पता भाई, मुझे ये भी याद नहीं कि मैं होश में आने के बाद वहां कैसे पहुंच गया। गुल्लू ने सिरे से नकारते हुए कहा। झूठ मत बोलो गुल्लू। सिद्धार्थ ने गुल्लू से थोड़ा सा जोर देकर कहा। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी सौगंध, मुझे याद नहीं है कि मैंने ये सब कब और कैसे किया। हो सकता है मेरे पास भी तुम्हारी जैसी कोई शक्तियां हों जो तुम्हारे खतरे में आने पर एक्टिवेट हो जाती हों। गुल्लू ने सफाई देते हुए कहा। सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज में सच्चाई सुनाई दे रही थी, इसलिए जब गुल्लू ने उसकी सौगंध खाते हुए अपनी बात रखी तो सिद्धार्थ ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया और वो गुल्लू को लेकर बीरेन शर्मा की हवेली की तरफ बढ़ गया था। वैसे भी गुल्लू ने जिनको मारा था, उन्होंने न जाने कितने लोगों को मारा और बर्बाद किया होगा, इसलिए अब सिद्धार्थ को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं रह गया था। सिद्धार्थ जब बीरेन शर्मा की हवेली के बाहर पहुंचा तो उसने वहां पर अभिमन्यु को टहलता हुआ पाया। अभिमन्यु के चेहरे पर चिंता की लकीरें फैली हुई थी और वो बेचैनी के साथ इधर उधर टहल रहे थे। सिद्धार्थ को आता देखकर अभिमन्यु के चेहरे से चिंता की लकीरें मिट गई थी। कहाँ रुक गए थे यार तुम सिद्धार्थ? इतना डरा देते हो कि क्या बताएं। कहाँ थे तुम दोनों? और सिद्धार्थ, तुम्हारी शर्ट पर मिट्टी क्यों लगी है? सिद्धार्थ को देखते ही अभिमन्यु शर्मा ने सिद्धार्थ की तरफ सवालों की ताबड़तोड़ बारिश कर दी थी। मैं फिसलकर गिर गया था, इसलिए मिट्टी लग गई थी, सिद्धार्थ ने झूठ बोलते हुए कहा और उसके बाद हवेली के अंदर जाने लगा था। सिद्धार्थ जब हवेली के अंदर जा रहा था तब वो दो आंखें जिन्होंने गुल्लू को उन आदमियों को मारकर खाते और सिद्धार्थ को अपने ऊपर जादुई बारिश कराते देखा था, उस वक्त भी देख रही थी। उन आंखों में सिद्धार्थ के लिए किसी प्रकार का गुस्सा नहीं, बल्कि एक डर समाया हुआ था। सिद्धार्थ जैसे ही हवेली के अंदर घुसा कि सुबह से उसका वेट कर रहा बिल्लू उसके पैरों में जाकर घुस गया और उसका पैर चाटने लगा था। सिद्धार्थ ने उसको गोद में उठाया और फिर सीधे सुकृति के कमरे में चला गया था, जहां पर सुकृति सो रही थी। चोट की दवा खाने के बाद उसे नींद आ गई थी। सुकृति को सोता देखकर सिद्धार्थ दबे पांव वहां से बाहर निकला और छत के ऊपर चला गया था। रात के करीब 12 बज रहे हैं। सिद्धार्थ गर्मी होने के कारण अकेले हवेली की छत पर आकर लेट गया है। उसके साथ गुल्लू और बिल्लू भी लेटे हुए हैं। छत के ऊपर सो रहे सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई आवाज दे रहा हो और वो आवाज सुनकर उठ गया था।
उसके उठने के बाद उसके बगल में सो रहे गुल्लू और बिल्लू भी उठ गए थे। सिद्धार्थ कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा और फिर आवाज को फॉलो करते हुए वो चल पड़ा। ये कहाँ जा रहा है, जबकि इसकी बॉडी यहीं पड़ी हुई है? सिद्धार्थ की सोल जाते देखकर बिल्लू ने चौंकते हुए गुल्लू से सवाल किया। यह ऐसा तीसरी या चौथी बार हुआ था जब सिद्धार्थ की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलकर कहीं चल पड़ी थी। अरे तुम सो जाओ भाई, इसका रोज का है, किसी ने बुला लिया होगा, गुल्लू ने जवाब दिया और फिर अपने अंदाज में चारों पैर ऊपर करके सो गया था। गुल्लू तो सो गया था, लेकिन बिल्लू को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उठकर सिद्धार्थ की बॉडी को देख रहा था। जैसे ही सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा की हवेली के बाहर कदम रखा, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका पूरा शरीर हवा में उड़ने लगा हो। अपने आप को हवा में उड़ते देखकर सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। वो मात्र कुछ ही सेकंड में बिसलपुर गांव से बाहर आ गया था। बिसलपुर गांव से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ को अपने सामने एक ब्लैक होल जैसा नजर आने लगा था। सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे वो ब्लैक होल उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। सिद्धार्थ ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ब्लैक होल के अंदर चला गया था। जैसे ही वो ब्लैक होल के अंदर घुसा कि वो गिरना शुरू हो गया था। जैसे ही सिद्धार्थ को यह महसूस हुआ कि वो गिरने लगा है, वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा था। लेकिन जब वो अपने आप को संभाल नहीं पाया तो उसकी चीख निकल गई थी। कुछ देर तक सिद्धार्थ उस ब्लैक होल के अंदर ही गिरता रहा और उसके बाद वो एक समतल जमीन से टकरा गया था। जब वो जमीन से टकराया और अपने आप को सही सलामत पाया तो उसकी जान में जान आ गई थी। जमीन पर गिरने के बाद सिद्धार्थ उठकर खड़ा हो गया था और उसने अपने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया था। उसके चारों तरफ काले धुएं के बादल छाए हुए थे और उसके अगल बगल में बिजलियां कड़क रही थी। वहां पर इस समय जो मौसम बन रहा था वो बिल्कुल वैसा ही था जब सिद्धार्थ पहली बार गुल्लू के साथ रॉकी से मिला था और बांस की झाड़ी ने छलावे का माहौल बना रखा था। बस वहां के मौसम में और आज के मौसम में बस इतना सा फर्क था कि वहां पर उस समय जो बादल थे वो गुलाबी रंग के थे और आज के बादलों का रंग काला था। सिद्धार्थ अबुझ नजरों से इधर उधर देखने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना है। तभी कोई उसके सामने से सर्र से निकल गया। जैसे ही वो सर्र से निकला कि सिद्धार्थ का कलेजा दहल गया था। कौन है वहां? सिद्धार्थ ने डरते हुए कहा, लेकिन उधर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। सवाल करने के बाद जब सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं मिला तो वो उस तरफ बढ़ गया था जिधर उसे किसी के जाने का एहसास हुआ था। वो पैदल ही आगे बढ़ता चला गया, लेकिन ना तो उसे फिर कोई दिखाई पड़ा और ना ही उसे कोई रास्ता नजर आया। उसके अगल बगल बिल्कुल वैसा ही माहौल था जैसा तब था जब वो चला था। ये कहां आकर फंस गया मैं? सिद्धार्थ ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा और फिर अपनी अंगूठी पर नजर डाली। सिद्धार्थ को ऐसा लगा था कि शायद अंगूठी उसे कुछ इंडिकेट करे, लेकिन अंगूठी से कोई हरकत नहीं हो रही थी। अंगूठी में कोई हरकत ना होते देखकर सिद्धार्थ ने फिर से अपने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया था। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने चौंकते हुए अपनी शर्ट के बाजू के बटन को खोलना शुरू कर दिया था। जब उसने शर्ट की बाजू की बटन को खोलकर पीछे किया तो उसके होश उड़ गए थे। उसकी हथेली के नीचे नाड़ी पर जो आवृत का निशान बना हुआ था वो करीब 3 से 4 दिन पहले बना था। उसका रंग एकदम गहरा हो गया था और उसका आकार भी बढ़ रहा था। सिद्धार्थ ने आवृत के निशान को देखना शुरू कर दिया था और उसकी नजरों के सामने ही आवृत तेजी के साथ बढ़ने लगा था। और जैसे जैसे आवृत का निशान बढ़ रहा था वैसे वैसे सिद्धार्थ के कानों में एक हंसी की आवाज सुनाई देने लगी थी। यह आवाज किसी औरत की थी। सिद्धार्थ उस हंसी की आवाज को सुनने के बाद एकदम से घबरा गया था, क्योंकि वो हंसी उसे किसी हॉरर फिल्म की खलनायिका के जैसी लग रही थी। सिद्धार्थ के हाथ में बने आवृत के निशान ने पूरी तरह से उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसका पूरा शरीर आवृत के निशान के रंगों से भर गया था। सिद्धार्थ उससे भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो निशान उसके शरीर से इतनी बुरी तरीके से चिपका हुआ था कि वो सिद्धार्थ का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। तुम इससे भाग नहीं पाओगे राज्य रक्षक, और ना ही मेरे प्रकोप से तुम अपने लोगों को बचा पाओगे। मैं आ रहा हूं। सिद्धार्थ के कानों में एक पुरुष की आवाज सुनाई पड़ी
और उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ एकदम से दहल गया था। कौन हो तुम? सिद्धार्थ ने चीखते हुए सवाल किया। तुम्हारी मौत। उधर से जवाब आया और फिर एक अट्ठास भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज गई थी। उस हंसी ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर दिया था। सिद्धार्थ किसी अनहोनी की आशंका में आकर चीखने लगा था और फिर नीचे गिर गया था। तभी उसके कानों में किसी और पुरुष की भी आवाज आने लगी थी। सिद्धार्थ, क्या हुआ? सिद्धार्थ, बोलो, क्या हुआ? लगातार वो आवाज कान में पड़ने के बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे वो होश में आ गया हो। वो चीखते हुए उठकर बैठ गया था और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अभिमन्यु समेत अन्य लोगों से घिरा हुआ पाया। अभिमन्यु समेत बाकी लोग सिद्धार्थ की लगातार चीख सुनकर ऊपर आ गए थे। जब अभिमन्यु ने सिद्धार्थ से उसके चीखने के बारे में सवाल किया तो उसने एक बुरा सपना कहकर टाल दिया था। कुछ देर तक वो लोग सिद्धार्थ के पास बैठे रहे और उसके बाद उठकर वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ बिना कुछ बोले लेट गया था और फिर उसे तुरंत नींद आ गई थी। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। जयपुर की सड़कों पर सफाई शुरू हो चुकी है। पिंक सिटी के नाम से मशहूर रजवाड़ों के शहर जयपुर की सफाई पर भी आजकल ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि वो देश के स्वच्छ शहरों की सूची में नंबर 1 पर आ सके। उसी जयपुर की एक बिल्डिंग के बाहर बैठा एक बूढ़ा हांफ रहा है। उसकी उम्र करीब 55 साल की है, लेकिन जिम्मेदारियों और बीमारियों ने शायद उसे उम्र से पहले ही बूढ़ा बना दिया है। बाबा, आप इस बिल्डिंग के अंदर जाकर सफाई कर लो। मुझे तो जाने नहीं देंगे क्योंकि मैं माइनर हूँ और मेरे पास कार्ड भी नहीं है। मैं बगल वाली बिल्डिंग में चला जाता हूँ। हाथ में झाड़ू लेकर आते हुए एक करीब 12 से 14 साल के बच्चे ने कहा, मुझे तुम्हें काम करते देख बहुत दुख होता है बेटा। पढ़ने और खेलने की उम्र में मैं तुमसे काम कराता हूँ। मुझे ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। उस बूढ़े ने अपने बच्चे के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ये काम अपने मन से करता हूँ, आप जबरदस्ती तो कराते नहीं है। उस बच्चे ने मीठी आवाज में जवाब दिया और आगे बोला, अब आप जाओ वरना मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। बच्चे के स्कूल जाने की बात करते ही बूढ़ा उठकर अंदर चला गया था और अंदर पहुंचकर सफाई करने लगा था। अभी वो सफाई कर ही रहा था कि उसके कानों में बगल के बिल्डिंग से अपने बेटे के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। चूंकि ट्रैफिक ज्यादा नहीं था इसलिए उसके चीखने की आवाज बहुत दूर तक गूंज गई थी और जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे थे। जो भी भीड़ देखकर वहां पर जाता अपने सामने खड़ी कार के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते थे। वहां पर उन्हें 4 लाशें रखी हुई दिखाई दे रही थी। आखिर किसकी थी वो चारों लाशें? क्या इस्मा ने मार दिया है राकेश अस्थाना को और ये उनकी और उनके दोनों आदमियों की लाश है? अगर हाँ, तो वो चौथी लाश किसकी है? और क्या है सिद्धार्थ को आवृत के सपने के आने के पीछे का सच? क्या महान मां सफल हो रही हैं अपने काम में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।